हेलो दोस्तों। आज हम RRBALP CVT1 28 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का सोल्यूशन करवा रहे हैं। 13 डिफिकल्ट सवाल। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो पूछ रहा है कि रेट क्या होगा। तो रेट क्या होगा, तो दोनों का अंतर करेंगे तो ब्याज कितना निकल के आएगा। 614.55 में अगर 578.40 घटावेंगे तो कितना ब्याज निकल के आएगा। जैसे में 3 साल का ब्याज इतना अमाउंट इतना और 2 साल में अमाउंट है, तो ब्याज कितना मिला होगा। तो सीधे माइनस कर दीजिए। 614.55 में से 578.40 घटा दिए तो ब्याज कितना निकल के आएगा। घटाएगा तो कितना 5 1 पॉइंट कितना होगा 6, यहाँ पर 3 तो 7 3 10, मतलब 36.15 ब्याज मिला कि नहीं। तो कितना प्रिंसिपल पे मिल रहा है 578.40 पर मिल रहा, मतलब 36.15 जो ब्याज मिल रहा है कितना प्रिंसिपल पे मिल रहा 578.40 पर। तो रेट कितना होगा 100 से गुना करते तो रेट निकल जाएगा कि नहीं। तो कितना और लगेगा, तो देखिए तो अगर 7 मतलब लगाते हैं तो 7 पचे 35, तो यहाँ 7 से तो जा लग जाएगा। तो अगर 6 मतलब तो 6 पचे 30, मतलब लगभग यहाँ पर 6 मतलब लगेगा। तो आंसर कौन होगा, सी ही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7 मतलब तो लगेगा नहीं, तो 7 मतलब लगेगा नहीं और 8 मतलब नहीं लग सकता। तो नीचे देखिए 6 ही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है। इस सवाल क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2488 में जोड़ा जा तो वह 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। क्या कर रहा है कि 2488 में से कौन सी संख्या जोड़े कि 3 4 5 और 6 से डिवाइड हो जाए। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि 2488 में कौन सी संख्या जोड़े कि वह 3 4 5 और 6 से कट जाए, मतलब वह संख्या 5 से भी कटना चाहिए। तो ऑप्शन से चलते हैं कि जैसे 2488 में अगर हम 34 जोड़ते हैं तो वह संख्या 5 से कटना चाहिए। तब 5 से कटने का मतलब क्या होगा कि लास्ट का डिजिट 0 या 5 आना चाहिए, तो ना संख्या 5 से कटेगा। अगर 2488 में 34 जोड़ते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना 2 आता है, और 2 आता है तो 5 से 2 कटेगा नहीं, मतलब ए ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर 2488 में अगर 42 जोड़ते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 0, 8 4 12 1 13, मतलब 13 आ रहा, मतलब ई भी तो ई तो 30 से कट जाएगा। लेकिन इस जो 40 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 5 से कटना चाहिए तो वह संख्या 4 से भी तो कटना चाहिए, उस संख्या 3 से भी कटना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना 30 आ रहा, तो 30 तो 4 से कटेगा नहीं, तो ये भी संभव नहीं है। अब 24 और 28 में 28 जोड़ते हैं तो यूनिट डिजिट कितना 8 8 16 आ रहा है, तो 16 में तो ये भी 5 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। अब 2488 में 32 जोड़ते हैं तो कितना होगा 8 2 10, 8 3 11 का 12, मतलब 25 20 आएगा कि नहीं। अब इस संख्या देखिए कि लास्ट तो 5 से भी कट रहा और 4 से भी कट रहा, और इस संख्या 3 से भी कट रहा, मतलब ये आपका आंसर हो गया कि नहीं, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। सवाल कुछ नहीं कर, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे 2488 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि वह संख्या 3 से 400 500 6 से कट जाए। और कोई संख्या अगर 5 से कटेगा तो मतलब 2488 में अगर हम कोई चीज जोड़े तो 5 से कटे, 5 से कटने का मतलब क्या हुआ कि जिसका यूनिट डिजिट 0 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक कीजिए कि किसका यूनिट डिजिट 0 5 बन रहा है, या फिर 4 से भी कटना चाहिए। 4 से कटने का मतलब हुआ कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में
एक को कुल वैध मत का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजयी उम्मीदवार ने मतों के बहुमत से चुनाव जीता है। सवाल क्या पूछा है कि कुल मत की संख्या कितना था? 7500 था, मतलब टोटल 7500 वोटर था, उसमें से 20% अवैध घोषित हो गया। 20% मतलब क्या हुआ? 20/100 1/5, मतलब वैलिड वोट कितना हुआ? 4/5 वैलिड वोट है कि नहीं? मतलब टोटल 7500 वोट था, मतदाता था, उसका 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचा? 4/5। अब उसमें से क्या कुछ कह रहा कि एक उम्मीदवार था जो 55% वोट लाया, एक उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा? 45% वोट लाया हो कि नहीं? एक उम्मीदवार 55% लाया तो दूसरा 45%, तो कितना वोट से जीत रहा? 10% वोट से जीत रहा है कि नहीं? मतलब टोटल वैलिड वोट इतना है, उसका 10% से जीत रहा। 10% में क्या हुआ? 1/10 से जीत रहा। तो ये तो पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार कितना वोट से जीत रहा है। तो निकाल दीजिए, 5 के 20, 0 से 0 काटिए, 150, 5 के 60, 600, ये आपका आंसर हो गया 600। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या कह रहा है कि इरामा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाती हैं। सुबह के समय वह दूरी 1 घंटा में तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उससे यही दूरी 15 मिनट अधिक समय लगता है। तो दोनों ओर की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा? सवाल क्या कर रहा है कि ये कि रमा घर से ऑफिस जाने में, मतलब रमा 5 किलोमीटर की दूरी घर से कार्यालय जाने में उसको 1 घंटा लगता है, लेकिन कार्यालय से वापस घर आने में उसको 15 मिनट ज्यादा लगते हैं ना। सवाल कर रहा है, तो सवाल पूछा कि एवरेज बता रहा है, तो एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल कितना दूर तय किया? 5 किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर आ रहा है, तो टोटल दूर तय किया कितना? 2 × 5, 10 किलोमीटर तय किया कि नहीं? और बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ? 5 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगता है, तो कितना टाइम हो? 1 घंटा होगा कि नहीं? और दूसरा क्या हुआ कि 5 किलोमीटर आने में उसको 15 मिनट ज्यादा, तब 15 मिनट ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि पहले उसको 1 घंटा लगता था, अब उसको 15 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो 15 मिनट मतलब ज्यादा मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा। अब 15 मिनट को घंटा बदलेंगे तो क्या होगा? 15/60, 1/4, मतलब 5/4 घंटा लगा कि नहीं? तो टोटल कितना हो गया? 10/9 गुने 4, मतलब 40/9, और 40/9 कौन हो गया? सी आपका आंसर हो गया। ये आपसे पूछ रहा था। 5वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या को 7 से भाग देने पर उसका योग कितना होगा? मतलब 8 को अभाज्य संख्या है, उस सभी को अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका योग क्या होगा? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। उसका अगला अभाज्य संख्या कौन होगा? 3। उसके बाद 5। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 हो गया। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, 2 2 4 6, 13 के बाद 17, 17 के बाद क्या होगा? 19, इतना हुआ। अब इस सब को 7 से हम अगर डिवाइड करते हैं, इसको भी 7 से डिवाइड करते हैं, इसको भी अगर 7 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 7 से डिवाइड करते हैं, इस सब को हम क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है। तो इसका सम पूछ रहा कि इसका सम क्या होगा?
इन्हें सवाल पूछ रहा है। सम क्या होगा? दो, दो चार, दो छह, दो आठ को हो गया, मतलब 8 अभाज्य संख्या है। इस सभी को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो उसका सम पूछ रहा है। तो 1/7 हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या होगा? इस सब को जोड़ दो, 2 3, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 11 और प्लस 13 और प्लस 17 और प्लस 19। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 2 5 5 10, 17 और 17 8 28, 17 28, 28 28 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 40, 41 और 41 में 19 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 60, 77 आएगा कि नहीं? और 77 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 11। और ये आपसे पूछ रहा था कितना होगा? 11। छठा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 वर्ष अधिक थी, तो पूछा कि सुनीता की आयु क्या था? सवाल क्या हुआ कि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 गुना अधिक थी। मतलब क्या करा कि अनीता की आयु है और क्या है? सुनीता की आयु है। तो सुनीता की आयु 1 था, तो अनीता की आयु कितना? 3 गुना अधिक। 5 वर्ष पहले अनीता और सुनीता की आयु का रेशियो कितना होगा? 3:1 हो गया कि नहीं? सवाल क्या दिया हुआ है कि वर्तमान में उन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। और यहाँ पर दोनों की आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष है कि नहीं? मतलब 2 यूनिट आयु का अंतर है कि नहीं? मतलब 5 वर्ष पहले वो दोनों की आयु में अंतर कितना? 2 यूनिट है कि नहीं? तब 5 साल बाद मतलब वर्तमान में उन दोनों की आयु का अंतर भी 2 वर्ष होगा, क्योंकि डिफरेंस तो हर साल इक्वल ही रहेगा। जैसे 5 साल पहले उन दोनों की आयु में 2 यूनिट का अंतर है, तो 5 साल बाद भी तो दोनों की आयु में 2 साल का ही अंतर रहेगा ना, तो चेंज होगा नहीं। तो वही तरह जैसे में 5 साल पहले उन दोनों की आयु में 2 यूनिट का अंतर था, तो वर्तमान में भी उनके आयु का अंतर 2 यूनिट होगा। और इसका मान कितना दिया हुआ? 30 वर्ष। मतलब 2 यूनिट का मान ही तो 30 वर्ष दिया हुआ है। जैसे में क्या कह रहा कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो 5 साल पहले भी तो उनकी आयु में अंतर 30 वर्ष ही रहा होगा। मतलब 2 यूनिट का मान 30 वर्ष है कि नहीं? कितना गुना है? 15 गुना। मतलब जैसे 5 साल पहले अगर सुनीता के मतलब जैसे वर्तमान में दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो 5 साल पहले भी तो उनके आयु में 30 वर्ष का ही अंतर होगा। अंतर फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। तो पूछा सुनीता, मतलब 1 यूनिट का मान पूछ रहा, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? ये भी 15 गुना होगा कि नहीं? मतलब 5 साल पहले सुनीता की आयु 15 वर्ष था, तो पूछ रहा है कि वर्तमान में क्या होगा? तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, 20 वर्ष का होगी। 20 साल। ये जो 15 दिया वर्तमान 5 साल पहले में, 5 साल पहले सुनीता की आयु 15 वर्ष था, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 20, करके वर्तमान पूछ रहा है। ये आपका 20 आंसर हो गया। 7वां सवाल देखिए, 7वां क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग 37 20 है, तो उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा? इन्हें सवाल कर रहा है कि जैसे 5 लगातार सम संख्या का योग कितना है? 37 20 है, तो इसका एवरेज कितना होगा? जैसे में 37 और 20 ये 5 संख्या का सम दिया हुआ, तो इसका एवरेज कितना होगा? 5 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35, 20 पंचम का 20 और पंचम का 20। मतलब इसका एवरेज कितना होगा? 5 लगातार संख्या का एवरेज कितना हो गया? 444 हो गया। तो एवरेज क्या होता है? बीच वाली संख्या एवरेज होता है, मतलब तीसरी संख्या ही है, तो आगे इसके आगे 2 संख्या होगा
और इसके पहले भी दो संख्या हुआ कि नहीं। अब इसके अब लगातार सम संख्या है, तो लगातार सम संख्या तो क्या होगा, इसका अगला संख्या कौन होगा 440, और इसके अगला संख्या क्या होगा 428 होगा कि नहीं। तो सवाल में पूछ क्या रहा है कि तीसरी बड़ी संख्या, तो तीसरी बड़ी संख्या कौन होगा 744, सबसे तीसरा सबसे बड़ा संख्या कौन 744, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 448। तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो जो दीजिए 8 4 12, 4 4 8 1 9, 7 7 14, 14 92, 14 92 कौन है बी, ये आपका आंसर हो गया। 8वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, ए एक काज को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काज को 15 दिन में, बी ने अकेले 6 दिन काम किया और उसके बाद चला गया, और ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। क्या कह रहा, क्या कह रहा कि जैसे में ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना 60, दोनों के एलसीएम को हम टोटल वर्क मान लिए 60, तो 20 3 60, 15 4 को 60, इफिशिएंसी निकल गया कि नहीं। तो क्या कह रहा है कि बी था जो 6 दिन काम किया, तो 6 दिन में बी कितना काम किया होगा, बी एक दिन में 4 काम करता, तो 6 दिन में 24 काम किया होगा कि नहीं। तो बाकी काम कितना बचा 36, तो जो बाकी जो 36 काम बचा ये कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता, तो 36 यूनिट काम कितना करेगा 12 दिन में करेगा कि नहीं। यही आपसे पूछ रहा था कितना दिन लगेगा 12 दिन। 9वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा कि जैसे 0.04 है, इसको पॉइंट को जब हटाऊंगा तो 4/100 हो जाएगा, मतलब 1/25 होगा कि नहीं 1/25, जिसमें 0.04 है तो पॉइंट को हटाऊंगा तो 4/100 मतलब 1/25 होगा कि नहीं। और इसका पावर क्या दिया होगा -1.5 क्या लिख सकते हैं 3/2, और जब माइनस हटाऊंगा तो ई का उल्टा हो जाएगा कि नहीं 25, और 25 का पावर क्या होगा 3/2, और जो बट्टा में 1/2 है का रूट में जाएगा कि नहीं, मतलब 25 का रूट क्या होगा 5, और 5 का पावर 3 125, ये ऑप्शन से पूछ रहा था। 10वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा क्या है, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है बन रहा है कि नहीं। तो इसका क्या करेंगे, जैसे मेरे सवाल क्या है कि जैसे मैं cos 4 स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर है कि नहीं माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर है कि नहीं, मतलब ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कहेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ए माइनस बी बचेगा कि नहीं कोस स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं। लेकिन हमसे सवाल पूछ क्या रहा है ये के मान निकल गए थे ना, लेकिन सवाल पूछ के 1 माइनस के, अगर इसमें से 1 माइनस कर देते हैं के घटाते हैं, और फिर नीचे का पूछ रहा कि 1 प्लस के, 1 प्लस के मान कितना ही है, इन्हें सवाल से पूछ रहा था साइन स्क्वायर 5 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस सवाल देखिए तो ऊपर देखिएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। और नीचे देखिए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, और ये ऑप्शन से पूछ रहा था। 11वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या कह रहा कि एक अर्धवृत्त के अंदर मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल बनाना है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब
एक त्रिभुज को हमको मैक्सिमम कब बन सकता है, जब उसका बेस और ऊंचाई दोनों मैक्सिमम हो। मतलब जैसे मैं एक सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में एक अर्धवृत्त है, ठीक, एक अर्धवृत्त है और इसके अंदर हमको मैक्सिमम साइज का एक त्रिभुज कैसे डलाएगा। तो एक मैक्सिमम साइज का त्रिभुज कब बनता है, जिसका बेस और ऊंचाई दोनों मैक्सिमम होना चाहिए। और बेस मैक्सिमम कब होगा, जब त्रिभुज का आधार जो होगा वो अर्धवृत्त के डायगोनल के बराबर होगा। मतलब ऐसे त्रिभुज बनना चाहिए तो ना होगा। मतलब जैसे हमको बेस को मैक्सिमम कब बनेगा, जब मतलब कब बनेगा, जब त्रिभुज का जो बेस होगा वो अर्धवृत्त के व्यास पर रहेगा तब मैक्सिमम बनेगा। और ऊंचाई क्या होगा, मात्र सेंटर वो है तो मतलब टोटल 2r है, तो ये क्या होगा r ही ना हो सकता ऊंचाई। मतलब एक हमको क्या बनाना, एक अर्धवृत्त के अंदर हमको मैक्सिमम साइज का त्रिभुज बनाना। तो मैक्सिमम साइज का त्रिभुज कब बनेगा, जिसका बेस और ऊंचाई दोनों मैक्सिमम होना चाहिए। और कोई भी त्रिभुज का बेस, अच्छा, बेस मैक्सिमम कब होगा, जब एक अर्धवृत्त के व्यास को ही हम एक त्रिभुज का अति बेस मान लेंगे। तो मतलब त्रिभुज का जो बेस है उसको हम क्या मानना पड़ेगा, अर्धवृत्त का व्यास के बराबर मानना होगा, उसी पर बनाना होगा तो बन जाएगा कि मैक्सिमम साइज का। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि एक अर्धवृत्त के अंदर हमको मैक्सिमम साइज का त्रिभुज बनाना, तो कब बनेगा, जब उसका बेस मैक्सिमम रखना होगा और ऊंचाई को भी मैक्सिमम रखना होगा। और बेस मैक्सिमम कब होगा, जब हमको अर्धवृत्त के डायगोनल के बराबर ही बेस मानना होगा। मतलब डायगोनल को ही पर ही बेस, डायगोनल को ही बेस बना कर त्रिभुज बनाना होगा तब बनेगा। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार, आधार क्या है 2r, और 2r मतलब क्या होगा 12, और गुने ऊंचाई क्या है रेडियस, और तार मतलब 6, तो कितना होगा 36। और ये आपसे पूछ रहा था 36, खत्म। बढ़ामा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है तो उसका परिमाप हमको दिया हुआ, तो भुजा पूछा है ना सवाल है। तो दो त्रिभुज जब समरूप हो तो जो भुजा का जो रेशियो तो वही तुमको परिमाप का रेशियो होता है कि नहीं। मतलब जो परिमाप का जो रेशियो, परिमाप का रेशियो क्या है 75/40 है। तो जो परिमाप का जो रेशियो होगा यही तुम्हारा भुजा का रेशियो होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज सिमिलर होता है तो जो भुजा का जो रेशियो तो वही परिमाप का रेशियो होता है। मतलब जो परिमाप का रेशियो है तो भुजा का रेशियो होगा कि नहीं। तो 75 किसका दिया, ABC का दिया हुआ, तो इसका भुजा क्या होगा 15। और पूछ क्या रहा है EF का मान, मतलब EF का x मान लेते हैं, 15×5 75, 8×5 40, मतलब x का मान कितना हो गया 8 हो गया कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था। तेरहवां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा तेरहवां कि 13x माइनस z में से 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के योग को घटावे। क्या कर रहा है कि 13x माइनस z में से ये दोनों का सम को हमको घटाना है। इन्हें कह रहा है कि 13x माइनस z में से ये दोनों का सम को घटाना है। तो क्या होगा, अगर हमको 2x और माइनस 5x को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस 3x होगा। अगर 13x में से माइनस 3x घटाएंगे तो कितना होगा 16x आएगा कि नहीं। और 16x कौन आ रहा है, एक डी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। हमने क्या कहा कि 2x में और माइनस 5x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस 3x आएगा। अगर 13x में से माइनस 3x घटावेंगे तो 16x आएगा कि नहीं। ये आपका आंसर पूछ रहा था। जय हिंद दोस्तों।